नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। आपको मैं अपडेट करना चाहूंगा कि अभी टेलीग्राम पर हम लोग अपना फ्री एमसीक्यूज करवा रहे हैं जो आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड है और आपके प्रीलिम्स एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट आने की संभावना होती है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि ये क्वेश्चंस फिलहाल के लिए अभी तो बिल्कुल निशुल्क है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये पेड बैच में हम प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इससे पहले हम पेड में ही प्रोवाइड कर रहे थे, बट बच्चों के डिमांड की वजह से सर ने, हमारी टीम ने इसे अभी फिलहाल के लिए हर किसी के लिए फ्री कर रखा है। साथ ही हम मेंस पेपर पे भी एमसीक्यूज करवा रहे हैं जो कि मेंस के लिए है। आप उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारे मेंटर से प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपके प्रश्नों के समाधान किए जाते हैं। ठीक है। सो आर ओ ई आर ओ का पेपर हमारा रिसेंटली लगा हुआ है, 27 जुलाई को लगा हुआ है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी और हमारी भी प्रयास है कि अभी भले ही हम धीरे धीरे थोड़ा सा चल रहे हैं, लेकिन जो भी हम चल रहे हैं कोशिश है कि वहां से प्रश्न मिले, वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर है। तो कोशिश यही है हम लोगों की कि जो भी हम कर पाए बेहतर करें, भले ही थोड़ा टाइम क्यों ना लग जाए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीटोन को लेकर के है। जबकि आप थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो इससे पहले हम लोगों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर लिए थे। तो कीटोन क्या होता है ये सबसे खास बात हमें जानना है। क्लियर है। देखिए, आपको याद होगा कि फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक ऐसी प्रजातियां होती हैं जिन प्रजातियों पे किसी अन्य प्रजाति डिपेंड होती है। जैसे कंदमूल पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां डिपेंड है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये है कंदमूल, या फिर एक पौधा है, उस है अंजीर। इन दोनों पे कौन डिपेंड है? जंगली जानवर। ये जानवर डिपेंड है। या फिर मैं लिख देता हूं, मान लो बंदर डिपेंड है। ठीक है। अब बंदर, किसी बंदर पर कोई और जीव होगा, उस पर कोई और होगा। मान लीजिए बंदर पर शेर है, शेर के ऊपर क्या है? गिद्ध है। ठीक। अब रीजन ये है कि अगर ये जो कंदमूल और अंजीर है, अगर इन्हें किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ तो बंदर पे भी संकट होगा, शेर पे भी होगा और गिद्ध पे भी होगा। अब सबसे खास बात है कि अगर हमें बंदर, शेर और गिद्ध यानी इस इकोसिस्टम को अगर हमें सही से रखना है तो हमको इस वाले इकोसिस्टम को सिक्योर करना पड़ेगा। क्लियर। तो जो ये वाली प्रजाति होती है, मेन प्रजाति होती है, वही प्रजाति हमारी कीटोन प्रजाति कहलाती है। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहे हैं कि बड़े परभक्षी जैसे शेर, चीता, भेड़िया ये कीटोन प्रजातियां नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम और जो वेक्टर, ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। मृदा के ह्यूमस बढ़ाने वाले जीवाणु, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। अंजीर का पेड़, ये भी हमें देखने को मिलता है। और डंग बीड्स, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन सही मायने में जो इसमें से इको मतलब कीटोन प्रजाति है वो अंजीर है, क्योंकि इस पर बहुत सारे अन्य जीव भी डिपेंड है। अब सबसे खास बात यह है मेरे भाई कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि क्या कीटोन प्रजाति इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, कीटोन प्रजाति थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे पूरे इकोसिस्टम के चयन प्रणाली में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है वो है कोर इफेक्ट, या जिसे हम एज इफेक्ट कहते हैं। हम कोर इफेक्ट किसे कहते हैं ये थोड़ा सा देखेंगे। कुछ प्रजातियों की संख्या उनके जनघनत्व का अपने चारों ओर के जैविक समुदायों का अधिक होना, ये कोर इफेक्ट कहलाता है। कहने का सेंस ये है कि कुछ ऐसी प्रजातियों की संख्या होती है या उनके जनघनत्व अपने चारों ओर के जैविक समुदायों से अधिक होते हैं, यानी कोई एक ऐसा समुदाय जो अपने स्थानीय समुदायों में से अधिक प्रभावी होता है या अधिक प्रबल होता है या उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो वो कौन कहलाते हैं? वो कोर इफेक्ट या
एज इफेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नदी के तट के किनारे घास का मैदान, क्योंकि आप देखेंगे कि आसपास की संख्या में इनकी संख्याएं ज्यादा होती है। जहां पर्वत व घाटी आपस में मिलते हैं, वो वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है, कोर इफेक्ट है। क्योंकि जहां पर पर्वत और घाटियां मिलती हैं वहां पर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर जैविकता ज्यादा होती है और वहां पर संख्याएं भी ज्यादा होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रजातियों की संख्या भी वहां पर अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों से अधिक होगा। और जंगलों में अंतिम बिंदु, याद रखिए कि जो कोर जंगल हमारा होता है, इस कोर जंगल में हम इन्हें अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखते हैं। इनके हर एक एंगल पे हमारे जीवों की जो विविधता है वो अलग अलग होती है। और साथ ही में जंगल के जो बाहर होते हैं वहां पर लोगों का अधिवास होता है। जिन लोगों की निर्भरता किस पर होती है, इस जंगल पर होती है। जहां एस्च्यूरी समुद्र में मिलते हैं। एस्च्यूरी क्या होती है, तो एस्च्यूरी हम उन नदियों को बोलते हैं जो नदियां समंदर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि वो सीधे के सीधे कहाँ मिल जाती हैं, नदियों में मिल जाती हैं। कहने का आशय यह है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो मान के चले जैसे ये पूरा का पूरा हमारा भारत है, ठीक। ये उत्तर भारत हो गया ऊपर को, नीचे दक्षिण भारत हो गया। ये हमारा पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो आपको पता होगा कि पूर्वी घाट पे जितनी भी नदियां बहती हैं, ये नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और इनके द्वारा बनाया गया मैदान संप्राय मैदान कहलाता है। उसका एक रीजन है कि इन नदियों का जो बहाव है वो समतल क्षेत्रों से होकर के आती है, मतलब पहाड़ पर्वत को काटते छाटते हुए समतल क्षेत्रों में बहते हुए ये आकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप पश्चिमी घाट पे देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर कोई भी नदियां नहीं गिरती हैं, क्योंकि ये पहाड़ है। पहाड़ों के उत्तरी वाले भाग में या इस वाले साइड में नदियां आके नहीं मिलती। सिर्फ दो नदियां इधर गिरती हैं पश्चिमी घाट की ओर। एक है हमारा नर्मदा और एक है हमारा ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती ही दो नदियां हैं जो पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि अन्य सारी नदियां हैं जिनका प्रवाह पूरब की तरफ होता है। तो पूर्वी घाट पर, इस वाले घाट पर जितनी भी नदियां मिलती हैं, ये सब के सब डेल्टा का निर्माण करती हैं और संप्राय मैदान का निर्माण करती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपसे मैं बात करूं पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पे गिरने वाली नदियां एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये सीधे गिरती हैं, किसी भी प्रकार के संप्राय मैदान का निर्माण नहीं करती हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, एस्च्यूरी कहलाते हैं। अवधारणा की मैं बात करूं तो किसी जीव या पौधे की बनावट या व्यवहार अथवा जीने की पद्धति, उसके द्वारा वह विशेष पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ये चीजें क्या बताता है, एडॉप्शन बताता है, अनुकूलन बताता है। तो अनुकूलन है क्या, तो मेरे दोस्त अनुकूलन किसी जीव या पौधे की, यानी कोई ऐसा जैविक पदार्थ जो बनावट या व्यवहार अथवा जीने की पद्धति जिसके द्वारा विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, वो उसका अनुकूलन कहलाता है, एडॉप्शन कहलाता है। जैसे हम लोग अपने घर में ज्यादा सुरक्षित हैं, हम लोग अपने घर में ज्यादा सहज होते हैं, हम लोग का व्यवहार अपने घर में सबसे अच्छा भी होता है और सबसे खुला नेचर का होता है। तो ये रीजन है कि हर एक जीव का अपना समुदाय होता है, हर एक जीव की अपनी प्रजातीय विविधताएं होती हैं और हर एक जीव के आवास का अलग अलग एक क्षेत्र होता है। तो जो क्षेत्र में वो रहने में सहज होते हैं, जिस आवरण में, जिस पर्यावरण में वो रहने में सहज होते हैं, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, उनके लिए उनका एडॉप्शन एरिया कहलाता है, अनुकूलन क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर की अगर मैं बात करूं तो मछली अपने गिल्स और पंखों की सहायता से जल में जीवित रह सकती है। वहीं पर नागफनी अपनी विशिष्ट बनावट के कारण मरुस्थल में उगता है। तो ये दोनों के दोनों की अनुकूलतम स्थिति कैसी है, जहां एक के लिए अनुकूलतम स्थिति मरुस्थल है, तो वहीं पर दूसरे के लिए अनुकूलतम स्थिति कैसा है, जल है। अब एक कॉमन सी बात है, अगर हम मछली को मरुस्थल में लेके जाए तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अगर नागफनी को हम जल में लेकर जाएं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम किस चीज की आती है, वो सर्वाइवल की आती है। क्योंकि जिस भी प्रजातीय जीव की जैसी विविधता होगी, जैसी उसकी बनावट होगी, जैसे उसकी
रहने की क्षमता होगी, उसी प्रकार के वो वातावरण या इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। अन्यथा किसी अन्य इन्वायरमेंट में आने पर उन्हें सरवाइव करने में प्रॉब्लम आती है और उनकी जो जैव विविधता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि अनुकूलन इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। बस इसीलिए ताकि हर एक जीव अपने स्पेसिफिक रीजन में रह सके और किसी भी प्रकार से उसकी प्रजाति पर कोई संकट ना आए। ठीक, अनुकूलन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये देखिएगा। मोटा सफेद फर भालू को गर्म रखने के लिए, एक आवरण के लिए जरूरी होता है। छोटा कान ऊष्मा क्षय के रोकने के लिए होता है। वसा की मोटी परत ठंड के अवरोध के लिए होती है। नुकीले दांत शिकार को फाड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज किसके बारे में है, एक भालू के बारे में था। अब वहीं पर हम किलर व्हेल के बारे में देखते हैं। शिकार को चीरने के लिए नुकीले दांत होते हैं इसके पास। ठंडे महासागर में ठंड से बचने के लिए वसा की मोटी परत होती है। वहीं पर धारा रेखित आकार एवं शक्तिशाली पूंछ जो स्तनपायी में बहुत तीव्रता से तैरने में मदद करते हैं। तो ये क्या है, ये इसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट हो जाता है जो इसके अनुकूलतम रहने के लिए मदद करता है। वहीं पे मैं थोड़ा सा ऊंट की बात करूं कि इसके लिए अडॉप्शन क्यों जरूरी है। तो नथुने बाल से ढके और रेत को नाक में जाने से रोकता है, इसके नाक के पूरे बाल। ठीक है, उसके बाद में ये वाला आप रीजन देखेंगे, घनी पलके आंखों में रेत को जाने से रोकती है। ठीक, मोटे ऊंट कटीलेदार रेगिस्तान पौधों को खाने में सहायक होते हैं। रेत पर ऊंट के दबाव को कम करने के लिए से गद्देदार पंजे होते हैं। वहीं पर वसा युक्त गोबर जिसे ऊंट ऊर्जा के लिए उपयोग कर सकता है। तो ये तीन चीज हमने देखा जो तीनों का स्थान अलग अलग निर्धारित करता है। और ये स्थान निर्धारित करने के लिए उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब आप कहोगे नहीं भाई साहब, हर एक व्यक्ति के लिए अनुकूलतम स्थिति एक जैसी होती है, हर एक व्यक्ति के लिए रहने का आवास एक जैसा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक व्यक्ति के रहने के लिए स्थितियां अलग होती हैं, हर एक व्यक्ति के रहने के लिए आवास अलग होता है। क्लियर है। अब हम आते हैं पारिस्थितिक तंत्र में थोड़ा सा विविधता पर। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वन्य जीव अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वहीं पे वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राणियों में अनुकूलता की कार्यनीति। शीत निष्क्रियता, ये क्या है, ये एक प्राणियों के अनुकूलतम कार्यनीति का एक उसका तरीके का प्रकार है। यहाँ पर कौन रह सकता है, तो उत्तरी स्थलीय गिलहरी रह सकती है। गतिविधियां कैसी हैं इनकी, तो शरीर के तापमान में कमी एवं श्वसन की दर और हृदय की गति में कमी होती है। यही रीजन है कि ये ठंडे क्षेत्रों में इजिली रह लेते हैं। ग्रीष्म निष्क्रियता में दक्षिण पश्चिमी मरुस्थल की जो स्थलीय गिलहरियां हैं वो आती हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें गर्मी से बचने के लिए सूक्ष्म गर्म अवधि विलों में निष्क्रिय अवस्था में ये बिताती हैं। ठीक, तो ये कुछ वो प्रजातियां हैं जिनके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक रीजन चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की, और पारिस्थितिक तंत्र में हम जो विविधता है वो कैसे है, इसको हम थोड़ा सा देख करके आगे बढ़ेंगे या देख करके चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पारिस्थितिक तंत्र में विविधता। जैसे महासागर, तो सबसे अस्थाई परितंत्र कौन सा है, वो महासागर है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो सबसे अस्थाई परितंत्र, सर्वाधिक अस्थाई इकोसिस्टम है, वो कौन सा है, महासागर है। हेल्कोलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जल निकाय में लवणता को दर्शाने वाले जो हमारा एक टर्मिनोलॉजी है वो क्या कहलाता है, हेलोक्लाइन कहलाता है। ठीक है, पिक्नोक्लाइन क्या है, जल निकाय में घनत्व को यह प्रदर्शित करता है,
पिक्लोक्लाइन। वहीं थर्मोक्लाइन क्या है? जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है, यह है थर्मो। तो थर्मो हमेशा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेम्परेचर के लिए किया जाता है। और हेक्लोलाइन हमेशा ये लवणता के लिए किया जाता है, याद रखना। ये किसके लिए यूज होता है? हेक्लो, ये लवण के लिए होता है, यानी खारेपन के मेजरमेंट के लिए होता है। वहीं पर अगर हम डीप या गहन पारिस्थितिकी की बात करें, तो अर्नीस नेस ने 1972 में डीप इकोलॉजी का प्रयोग किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नीस नेस ने किया था, सबसे पहले 1972 में किया था। वहीं पर अगर मैं इकोलॉजिकल निशे की बात करूं, तो इसका प्रयोग सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन ये पूरा का पूरा आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम अनुकूलन के प्रकार, एडाप्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा आता है संरचनात्मक, एक आता है व्यवहारात्मक, और एक आता है शारीरिक। जैसे कि यह अनुकूलन शारीरिक संरचना, जैसे किसी जीव के आकार, रंग, अंग आदि से संबंधित है। ऐसे अनुकूलन जो जीवों के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करे। इस प्रकार के अनुकूलन शरीर के आंतरिक अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं से संबंधित है। इस शारीरिक अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम संरचनात्मक अनुकूलन के उदाहरण देखें, तो आप देखिएगा कि ध्रुवीय लोमड़ी में शारीरिक ऊष्मा को बनाए रखने के लिए छोटे कान होते हैं। मतलब एक चीज आपने देखा होगा कि जितने भी ध्रुवीय होते हैं या ठंड वाले जीव होते हैं, उनके कान छोटे होते हैं। वहीं पर धब्बेदार तेंदुए के धब्बे उनके भौतिक आवास जंगल के अनुकूल बनाता है, उन्हें छिपने के लिए अनुकूल बनाता है। वहीं पर अगर हम व्यवहारात्मक अनुकूलन के उदाहरण देखें, तो भौरा, मधुमक्खी, भालू, चमगादड़ या अन्य प्रजातियां अपने भोजन और ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। मतलब ठंडी में ये कोई काम नहीं करेंगे, और उसके बाद में जब ठंड से थोड़ा सा कम होगा, तब ये अपना काम स्टार्ट करेंगे। साइबेरियन पक्षी को साइबेरिया की ठंड से बचने के लिए ये भारत का प्रवास करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कुंभ के टाइम में हमारे यहाँ, या दिसंबर से जनवरी वाले टाइम पे सबसे ज्यादा साइबेरियन पक्षी इलाहाबाद में हमें देखने को मिलते हैं। इवन बाकी क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि खास सिर्फ इलाहाबाद में है, बाकी क्षेत्रों में भी है। तो जो साइबेरियन पक्षी हैं, वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए भारत का दौरा करते हैं या भारत की ओर प्रवास करते हैं। अब शारीरिक अनुकूलन के उदाहरण की मैं बात करूं, तो कंगारू चूहे में अत्यधिक दक्ष किडनी के कारण अवशिष्ट के रूप में कम पानी बर्बाद होता है। मतलब जो कंगारू चूहा है, इसके पास सबसे ज्यादा पानी को बचाने की क्षमता है। इस क्यों? क्योंकि इसकी जो किडनी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक। वहीं मच्छरों में रक्त के जमाव को रोकने के लिए उनके लार में विशेष यौगिक की उपस्थिति होती है। मतलब मच्छरों के रक्त के जमाव को रोकने के लिए, क्लियर है किस प्रकार का? तो एक विशेष यौगिक की उपस्थिति होती है। अब हम यहाँ से देखते हैं कार्बन चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र, जितने भी हमारे चक्र हैं, अब हम यहाँ से उनको देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है जैव भू रासायनिक चक्र। ये होता क्या है? तो जैवभू का मतलब होता है कि जैविक एवं अजैविक। ठीक है, तो जैविक और अजैविक, मैंने आपको अपने पहले ही सेशन में बताया था कि जैविक एवं अजैविक में मेन डिफरेंस क्या है। तो जैविक जीव वो जीव होते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, लाइकेन है, ये सब कैसे हैं? जैविक है। और अजैविक सूर्य है, इसी के बाद में आपका थल मंडल है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है, वायुमंडल है। इस सब के सब कैसे हैं? अकार्बनिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, या अजैविक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो जैविक एवं अजैविक कारकों के मध्य पोषक और अन्य तत्वों के चक्रीय प्रभाव को संदर्भित करता है। अन्य नाम इसका क्या है? तो हम भूजैव रासायनिक चक्र को पोषण चक्र के रूप में भी जानते हैं। अगर मैं इनके प्रकार की बात करूं, तो गैसीय चक्र में ये फॉलो होते हैं, और ये असाध्य चक्र में फॉलो होते हैं। जैसे अगर हम भूजैव रासायनिक चक्र में गैस में बात करें, तो जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और कार्बन चक्र। तो ये जो भूजैव रासायनिक चक्र है, ये कई बार हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछे गए हैं। वहीं पर अगर मैं अवसादी चक्र की बात करूं, तो सल्फर चक्र,
और फास्फोरस चक्र, ये दोनों चक्र कैसे हैं? ये अवसादी चक्र के उदाहरण हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पे हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट है कार्बन चक्र, जो कि किस प्रकार का है? भू जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत ये एक गैसीय चक्र है। विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान है ये, जिसमें वायुमंडल में CO2 के रूप में तथा जल में घुलनशील के रूप में। अगर मैं कार्बन चक्र की बात करूं तो कार्बन हमारे वायुमंडल में भी इन्वॉल्व है और हमारे जल में भी है। हालांकि सही तरीके से देखा जाए तो इन इन्वायरमेंट में जो भी चीजें विद्यमान हैं उन सारी चीजों में कार्बन के अवशेष समथिंग ही परसेंटेज में पाए जाते हैं, बट पाए जरूर जाते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो अपर रूप है वो क्रिस्टलीय अपर रूप में हम देखते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलरीन है। वहीं अक्रिस्टलीय अपर रूपों में लकड़ी का कोयला, काजल, चीनी और चारकोल, तो ये भी कार्बन के अपर रूप हैं और ये भी कार्बन के अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूपों में ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन और कोयला, काजल, सरकरा और चारकोल, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब मेरे दोस्त, मेरे भाई, कार्बन के अपर रूप के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो आगे देखते हैं, तब तक मैं जल ग्रहण कर लूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कार्बन चक्र कैसे पूरा फॉलो होता है, ये हम देखते हैं। देखिए, आपको पता है इस पृथ्वी पर दो जीव है, एक है मानव और एक है हमारे पेड़ पौधे। क्या है? मानव है और पेड़ पौधे हैं। मानव जब श्वसन करता है तो वो O2 ग्रहण करता है और CO2 उत्सर्जित करता है, और यही जो प्रक्रिया होती है पेड़ों में, पेड़ CO2 को ग्रसित करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, और मानव और पेड़ के बीच में यही जो चैन है वो चलता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे या प्रेजेंट टाइम पे हमने पेड़ों का उन्मूलन इतना ज्यादा कर दिया कि हमारे और वनस्पतियों के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन का लेन देन था वो डिसबैलेंस हो गया। बदले में हम CO2 तो उन्हें ज्यादा देने लगे लेकिन हम उनसे ऑक्सीजन कम लेने लगे। यही रीजन रहा कि हमारा इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो गया और हमारे इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, जिससे कि आज हमें विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जो पर्यावरण हमारे ऊपर अपने प्रभाव को डालती है। अब पूरा का पूरा ये जो कार्बन चक्र है इसी प्रकार से चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो मृत जीव के अवशिष्ट हैं, जंतु हैं, जड़ हैं, पादप हैं, ये सब के सब श्वसन करते हैं और सब के सब क्या रिलीज करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। और यही CO2 कौन अडॉप्ट करता है? तो ये पेड़ पौधे इन CO2 को अडॉप्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पक्षी हैं, ये फैक्ट्रीज हैं, ये गाय हैं, ये जितने भी जीव हैं, ये सब के सब CO2 का इमिशन करते हैं, और इन्हीं CO2 को कैप्चर करने का काम कौन करता है? ये हमारे पेड़ पौधे करते हैं। तो यही पूरा का पूरा जो कार्बन का चक्र है वो चलता रहता है। ठीक है, अब हम जल चक्र देखते हैं। तो यह भी एक चक्रीय संसाधन है, जैसे कि वर्षा के माध्यम से, हिम के माध्यम से, ओस के माध्यम से ये हमें प्राप्त होते हैं। धरातल पर 2/3 भाग किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। वहीं पर अगर मैं जल चक्र की बात करता हूं तो जल चक्र भी मुख्य चालक क्या है? बल, जिसमें हमारा सौर विकिरण है, और निहित प्रक्रियाओं में वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से जल चक्र हमारा चलता रहता है। अब अगर मैं जल चक्र की बात करूं तो आपको मैं शॉर्ट टर्म में समझा देता हूँ, इतना आपको जानने की टेक्निकल तौर पे जरूरत नहीं है। जैसे कि ये क्या है? तो ये है आपका भूजल, जिसमें क्या क्या शामिल है? हमारा समुद्र शामिल है, हमारी नदियां शामिल है, और ये है जल का स्रोत, मतलब संघनित बादल होकर के गिर रहा है। लेकिन कब गिरता है?
ये हमारे जो जल के स्रोत हैं, भूजल है, इस भूजल पे एक चीज पड़ता है और वो पड़ता है सूर्य की किरणें, सनलाइट। क्या पड़ता है? सनलाइट पड़ता है। और जब सूर्य की किरणें जल के सतह पे पड़ती हैं तो फिर क्या होता है? होता है जल का वाष्पीकरण। और ये जल का वाष्पीकरण किसका निर्माण करता है? बादल का निर्माण करता है। और यही बादलों में जब थोड़ा टेम्परेचर में चेंजिंग्स आता है तो यही बादल फिर कन्वर्ट हो जाते हैं संघनित बादल में। और जब संघनित बादलों में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो वही जलवाष्प की बढ़ी हुई मात्रा हमें बरसात के रूप में पृथ्वी पर देखने को मिलती है। तो मोर और लेस देन जो वाष्पीकरण में जल के रूप में बूंदें गई थी, बरसात के रूप में वही बूंदें फिर से नदियों को, समुद्रों को प्राप्त हो जाती हैं। और इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा जल चक्र चलता रहता है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं जल चक्र की, तो जल चक्र में ये एक मेन टर्म देखा जाता है कि जिस प्रकार से हमारा सौर का विकिरण होगा, जिस प्रकार से हमारा संघनन होगा, उसी प्रकार से बादलों का निर्माण होगा और उसी प्रकार से संघनित बादलों का निर्माण होगा। और जब संघनित बादल कन्वर्ट हो जाएंगे या जब बादलों में संघनन हो जाएगा तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी परिस्थितियों में हमें वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? वो है जल चक्र में। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जल वाष्प की मात्रा कितनी ज्यादा होगी, हमारे यहाँ पर बारिश वैसे ही होगी। इसीलिए बारिश किस पर निर्भर करती है? नमी पर निर्भर करती है। साथ ही में जल मंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को कौन दर्शाता है? ये दर्शाने का काम करता है जल चक्र। वहीं पर अगर मैं वायुमंडल में कार्बन तत्व को, संतुलन को बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो चक्र है हमारा कार्बन चक्र। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः ये किसकी बनी हुई है? ये बनी है सेलुलोज से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सेलुलोज पूछा गया है। मूल रोमों में मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है? वो है पेक्टिन। ये भी पूछा गया है। मूल रोमों में कोशिका भित्ति कार्य करती है पारिगम कला की तरह, ये काम करती है। और दूसरी खास बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? तो ये नवनियतवादी अवधारणा से संबंधित है। क्लियर है इतना? अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा नाइट्रोजन चक्र। ठीक, तो एक चीज आप समझिएगा कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण बैक्टीरिया को प्राप्त होते हैं। और यही बैक्टीरिया इस नाइट्रो बैक्टीरिया को मृदा में मिला देते हैं। और मृदा में मिलाने के बाद में फिर वही नाइट्रोजन पेड़ पौधों में चला जाता है, वनस्पतियों में चला जाता है। या फिर कई बार ये देखा गया है कि जो जंतु प्रोटीन होते हैं, मृत पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। या फिर जब हम खाद का प्रयोग करते हैं, अमोनिया का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी नाइट्रेट या नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और जब नाइट्रेट या नाइट्रोजन की मात्रा उसमें होती है तो उसके माध्यम से भी मृदा को नाइट्रोजन या नाइट्रेट की प्राप्ति होती है। अब चाहे वो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की प्राप्ति हो, चाहे वो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन की प्राप्ति हो, किसी भी माध्यम से अगर उन्हें नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है तो उसके बाद में फिर उनका अवशोषण कौन करता है? प्राकृतिक उपभोक्ता करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, जंतुएं करते हैं, जीव जंतु करते हैं। इसके माध्यम से वही फिर नाइट्रोजन जीवों में जाता है और फिर जीवों से वो अन्य लोगों में ट्रांसफर होता है। क्योंकि हमने देखा था प्राथमिक पोषक स्तर से द्वितीयक पोषक स्तर और द्वितीयक पोषक स्तर से तृतीयक पोषक स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो कि लिंडमैन के 10% रूल को फॉलो करता है। या 10% लिंडमैन के 10% लॉ के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है? तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं। आगे की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो किस प्रकार से है ओवरऑल वायुमंडल में, ये हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अगर मैं पूरे के पूरे वायुमंडल में बात करूँ तो पूरे वायुमंडल में 78.8% क्या है? वो नाइट्रोजन है। प्रोटीन का अनिवार्य घटक है ये।
पौधे जंतुओं का इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग होता कैसे है? तो इसका उपयोग एमिनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, नाइट्रोजनी क्षार, हाइड्रोजन ग्राही न्यूक्लिक अम्ल, एटीपी, साइटोक्रोम, विटामिन या फिर जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं उसमें, या एल्केलाइड के निर्माण में इनके रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण या क्लोरोफिल के निर्माण से इनका उपयोग किया जाता है। और दूसरी खास बात है कि इसकी कमी से क्या क्या मतलब इफेक्ट्स दिखते हैं। पुराने पत्तियों में हरिमहीनता यानी उनके जो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से उसमें इफेक्ट्स आते हैं। पत्तियां बहुत जल्दी से गिरने लगती हैं, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, उनके फल या पुष्प आने में टाइम लगता है, या फूलों पुष्पों में बहुत अच्छे से विकास या वृद्धि नहीं हो पाती है। इन सब की कमी किसकी वजह से देखने को मिलती है? नाइट्रोजन की कमी से ये सब देखने को मिलता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और इन्हीं का माध्यम से हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 के संतुलन को बनाए रखने में सहायक कौन है? वो है पेड़ पौधे। साथ ही में वनों का एक अन्य नाम कौन सा है? तो हरे फेफड़े के तौर पर हम वनों को जानते हैं, क्योंकि ये हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं उन गैसेस को फिल्टर करने का काम करते हैं। या फिर मैं आपसे ये कहूँ तो हमें जिस प्रकार से ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जिस प्रकार से इन्हें CO2 की जरूरत होती है हम इन्हें CO2 देते हैं। और ये ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करते हैं। क्लियर है? परीक्षा के दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नाइट्रोजन के वायुमंडलीय स्थिरीकरण में सहायक गतिविधियां, बिजली का चमकना, इससे भी नाइट्रोजन की बढ़ोतरी होती है इन्वायरमेंट में। दहन से होता है, ज्वालामुखी गतिविधियों से होता है। इन सब की वजह से हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में ये सहायक गतिविधियां होती हैं। विनाइट्रीकरण द्वारा भूमि में नाइट्रोजन का ह्रास होता है। मौसमी बाढ़ या अधिक ऊंचाई के कारण भी हमें विनाइट्रीकरण देखने को मिलता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर मैं जीवाणु की बात करता हूं तो ये कौन कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है राइजोबियम, जो कि हम लोग जानते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही में क्लस्ट्रिडियम है, एजोटोबैक्टर है, क्लेबिसियल है, इसके साथ ही में रेडोस्पाइरिलियम है। तो ये सब हमको कैसे जीव देखने को मिलते हैं? जीवाणुओं के तौर पर, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। सबसे खास बात है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रमुख नील हरित शैवालों में कौन सा है? नोस्टॉक है, एनावीना है, ये एनावीना पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है, एलोसिरा है। तो ये तीन मेन है जो हमें जानना चाहिए। इसी के साथ ही में अगर मैं थोड़ा सा और आपसे बात करता हूँ परीक्षा उपयोगी के लिए, तो पौधे नाइट्रेटों में कौन बदलता है? तो नाइट्राइट को पौधे नाइट्रेटों में बदल देते हैं। दूसरी खास बात है कि पर्यावरणीय समस्याओं का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से हुआ है। कहने का सेंस ये है कि जो आज हमारा इन्वायरमेंट में निगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण ह्रास हो रहा है, हमारा पर्यावरण क्षय हो रहा है, उसके पीछे के जो जिम्मेदार फैक्टर हैं वो कौन से हैं? वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति या जो आर्थिक निश्चयवाद है ये है, जिसकी वजह से आज हमारे इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र में शामिल जो अपक्रिया है वो कौन सी है? तो वायुमंडलीय में जो नाइट्रोजन है N2 स्थिरीकरण में जो जीवाणु पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर ये हमारा कार्बनिक नाइट्रोजन में टूट जाता है। फिर कार्बन नाइट्रोजन हमारा अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, और अमोनिया फिर नाइट्रीकरण करके नाइट्रेट बनाते हैं, और फिर यही नाइट्रेट जीवाणुओं से रिएक्ट करके या पार्टिसिपेट करके ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में टूट जाते हैं। तो फिर यहाँ से वायुमंडलीय नाइट्रोजन शुरू होता है, और फिर यहीं पे खत्म, और फिर यहीं पे खत्म, तो यहीं से ये शुरू होता है। तो ये पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन चक्र है वो चलता रहता है। क्लियर? अब हम अगर ऑक्सीजन चक्र की बात करते हैं तो ऑक्सीजन चक्र भी सेम है, जैसे CO2 चक्र है वैसे ही ऑक्सीजन चक्र है, दोनों में कुछ खास चीजें नहीं है। ये चीजें मैं आपसे बात कर चुका हूँ।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्फर चक्र है, तो सल्फर चक्र भी लगभग ऐसे ही है। वायुमंडल में जो उपस्थित सल्फर है ये किसमें मिल जाती हैं? बादलों में मिल जाती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा एसिड रेन है, तो जब हमारे वायुमंडल में सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है तो यही सल्फर जल में घुल करके पृथ्वी पर वापस आती है, और ये हमारे जीवधारियों के लिए अच्छा इफेक्ट नहीं होता, हमारे जीवधारियों पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं अगर इनकी मात्रा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो। अगर निश्चित मात्रा तक ये हमारे वायुमंडल में या जल में शामिल होते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पर ताजमहल का रंग जो परिवर्तन हो रहा है वो नाइट्रोजन के साथ ही साथ में सल्फर का इम्पोर्टेंट रोल है, सल्फर के कारण हो रहे हैं या सल्फर की वजह से हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो यही सल्फर फिर अम्लीय वर्षा के रूप में होती है, बर्फबारी के रूप में, और ये चट्टानों का अपक्षय करते हैं, और अपक्षय करने के बाद में ये मोर और लेस देन हमारे जल को प्रदूषित करते हैं, और पूरा का पूरा फिर वही ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सल्फर या सल्फर चक्र का, गंधक चक्र या सल्फर चक्र। तो देखिएगा, प्रोटीन के महत्वों में से हमें सल्फर चक्र है, सल्फर चक्र में सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन की इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस को देखना मिलता है। जैसे कि अगर मैं गैसीय की बात करूं तो हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सादी चट्टाने दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं। अगर मैं सल्फर या गंधक की बात करता हूं तो कहाँ पाए जाते हैं? कार्बनिक रूप से में पाए जाते हैं और अकार्बनिक रूपों में पाए जाते हैं। कहाँ कार्बनिक रूपों में? कोयले में पाए जाते हैं और तेल में पाए जाते हैं। वहीं अकार्बनिक रूप में पायराइट में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं और सल्फर चट्टान में पाए जाते हैं। तीनों जगहों पे हमें सल्फर या गंधक के रिसोर्सेज मिलते हैं। साथ ही में इनके मुख्य स्रोत क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इनका स्रोत है, जीवाश्म ईंधनों के जलाने से इसका स्रोत होता है, और महासागरीय सतह इनके स्रोत हैं। वहीं पर विघटन के दौरान जो उत्पन्न गैसें होती हैं उनमें भी सल्फर की मात्रा विद्यमान होती है। निर्माण या उपयोग कैसे किया जाता है? तो जो हमारे एमिनो अम्ल है वो एमिनो अम्ल के तौर पर प्रोटीन के माध्यम से होता है, एंजाइम के माध्यम से होता है और विटामिन के माध्यम से होता है। वहीं पर सबसे खास बात है कि पौधों में कमी की जब हो जाती है, आई मीन जब पौधों में सल्फर की कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हरिमहीनता यानी क्लोरोफिल इफेक्ट हो जाता है। वहीं पर पर्ण मध्यमता यानी उनके जो पत्ते होते हैं वो गिरने लगते हैं हरित लवक में वृद्धि के कारण, और उनके जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज का क्षय होने लगता है, वो इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा इसमें से कौन सा है? तो मेरे दोस्त अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जैव विविधता। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बायोडायवर्सिटी की बात करता हूँ तो बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा सब पूछा जाने वाला टॉपिक है अन्य सारे टॉपिकों में से। तो बाकी ये चीजें आप देख लीजिएगा, और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता आपका हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, जैव विविधता है क्या? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेमंड एफ दासमैन द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में प्रयोग किया गया था। वहीं पे डब्ल्यू.जी. रोजन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। हमारे एग्जाम में बायोडाइवर्सिटी पूछा जाता है जो कि रोजन ने दिया था, और ये हमें एग्जाम्पल में मिलता है, हमें ऑप्शंस में मिलते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता के रूप में सबसे ज्यादा हमें जो जैव भार देखने को मिलता है, जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, वो किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्रों में, वनों में, प्रवालभित्तियों में, आर्द्र भूमियों में और मैंग्रोव वनों में। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम मैंग्रोव संरक्षण की बातें करते हैं, हम आर्द्र भूमि संरक्षण की बात करते हैं, हम प्रवाल भित्ति की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो सदाबहार वन है उनके संरक्षण की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है, और जैव विविधता का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण जीव जंतुओं की संख्या उस क्षेत्र के लिए जैव विविधता कहलाती है, कि वहां पर कितने टाइप के लोग रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत में बहुत बहुत प्रकार की विविधताएं हैं, मतलब बहुत प्रकार के यहाँ पर लोग रहते हैं, कहीं कोई रहता है, कहीं कोई रहता है, कहीं कोई भाषा बोलता है, कहीं कुछ कपड़ा पहनता है, कहीं किसी की अलग की टोनिंग है, कहीं का खान पान अलग है, कहीं का रीति रिवाज अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, तो वो चीजें विविधतापूर्ण कहलाती हैं। सेम है, जब जीवों की विविधता हम डिटरमाइन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो वो जैव विविधता के अंतर्गत आता है। क्लियर? सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर है? तो उपध्रुवीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में सबसे कम जैव विविधता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र है, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, मैं पानी पी लूं। ओके, अत्यल्प जैव विविधता वाले क्षेत्र, अत्यधिक उत्तरी और दक्षिणी जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। क्लियर है? तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान, आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, ऑटोमेटिक मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा स्क्रॉल होके। वन सेकेंड, हम लोग यहाँ पर थे, इस जगह पे जैव विविधता पे थे। लग रहा है थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैव विविधता ठीक है, अभी अभी ठीक है। ओके, अभी ठीक है। जैव विविधता किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न विभिन्न प्रजातियों एवं जंतुओं के पौधों की संख्या में विविधता जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता की संकल्पना ईओ विल्सन ने लोकप्रिय बनाया था, और इस शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। क्लियर है? तो हम ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और पढ़ते चलेंगे। अगर मैं जैव विविधता सूचकांक की बात करता हूँ, तो सिम्पसन सूचकांक है और शेनन वीनर सूचकांक है। यह प्रजातियों की संपन्नता एवं उपस्थिति, प्रजातियों की प्रचुरता की समानता, एक रूपता, दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। यह एक तंत्र विशेष में अनियमितता या नियमितता का आकलन करता है। ठीक है? वहीं पर अगर मैं जैव विविधता दिवस के बारे में बात करूं, तो 29 दिसंबर को विश्व के कई देशों के द्वारा घोषित किया गया था, और साथ ही में 22 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया, और 29 दिसंबर 1993 में पहली बार जैव विविधता अभिसमय को लागू किया गया, प्रभावी किया गया। ठीक, कोई दुख दर्द तकलीफ आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों की सापेक्षिक उपलब्धता क्या कहलाती है? वो कहलाती है समता। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैव प्रजाति जैव विविधता कम होती है। याद रखिएगा, जैव विविधता का आकलन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? तो पहला प्रचुरता और दूसरा क्षमता। जैव विविधता का जनक किसे हम मानते हैं? तो विल्सन साहब को मानते हैं। ठीक है, जैव विविधताओं में सबसे ज्यादा ठंड और गर्म यानी उष्ण एवं गर्म क्षेत्र में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान किसको मानते हैं?
अनियतता भी मानते हैं, जिसमें हमारा उदाहरण के तौर पे तितली आती है। हम ये मानते हैं जिन क्षेत्रों में तितलियों की संख्या ज्यादा होती है वो क्षेत्र सबसे ज्यादा जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी से परिपूर्ण होते हैं। अगर हम जैव विविधता के प्रकार की बात करें तो आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और प्रजातीय सामुदायिक जैव विविधता। क्लियर है? जैसे किसी प्रजाति के जीन स्तर पर पाई जाने वाली विविधता वो आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। जैसे हम लोग हैं, उदाहरण के तौर पे कुत्ते की प्रजाति विविधता, तो इनके अंतर्गत हमें आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है। प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता का मतलब है किसी प्रजाति में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की विविधता जो वास्तविक में जैव विविधता कहलाती है। मैंने कहा किसी एक स्पेसिफिक रीजन में विभिन्न प्रकार के जितने जीव जंतु पाए जाते हैं वो जैव विविधता कहलाता है। तो सही मायने में प्रजातीय विविधता ही हमारी जैव विविधता कहलाती है। साथ ही में सामुदायिक जैव विविधता क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परितंत्रों में जो विविधताएं होती हैं वो हमारा विविधता कहलाता है। अगर हम इनका मापन देखते हैं तो एक हमारा है जैव विविधता का अल्फा, एक है बीटा और दूसरा है गामा। ठीक, अल्फा के अंतर्गत एक परितंत्र में पाए जाने वाले अलग अलग प्रजातियों की संख्या को मापते हैं। याद रखिएगा, इसमें हम प्रजातियों की संख्या को मापते हैं अल्फा में। और बीटा में किन्हीं दो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या में बदलाव को मापता है। इसमें हम संख्या में होने वाले बदलाव को मापते हैं। साथ ही में गामा भूदृश्य का संपूर्ण विविधता को मेजरमेंट करता है, मापता है। तो इन तीन चीजों को ध्यान रखिए। एनसीएमबी क्या है? तो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, जिसकी स्थापना कहाँ पर किया गया है? गुजरात के जामनगर में किया गया। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्रवर्ती क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्र में उपस्थित जैव विविधता को बढ़ावा देना है, जैव विविधता की संरक्षण करना है। ठीक है, जैव विविधता की अगर मैं प्रवणता की बात करूं, ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर प्रजातियों की विविधताओं में अंतर पाया जाता है। तो यही हमारा जैव विविधता प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी कहलाता है। ठीक, अब सबसे खास बात है कि इनका इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है? जैव विविधता का इम्पोर्टेंस या बायोडायवर्सिटी का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है? तो सबसे खास बात है कि ये सांस्कृतिक महत्व के लिए इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक के लिए इम्पोर्टेंट है, इनका पारिस्थितिक महत्व है। सबसे ज्यादा तो इनका आर्थिक महत्व है और पारिस्थितिक महत्व, ये सबसे ज्यादा महत्व, जिसमें आप देखेंगे खाद्य के रूप में हम प्रयोग करते हैं, रेशे के तौर पर करते हैं, औषधि के रूप में, ईंधन के रूप में, लकड़ी एवं सजावट के रूप में करते हैं, फसलों के सुधार के लिए, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, पर्यटन के लिए, इन सब के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जैव विविधता का प्रयोग करते हैं। जैव विविधता का उपयोग इन सारे सेगमेंट में किया जाता है। दूसरी सबसे खास बात है कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो जल के लिए हो चाहे वो मृदा के लिए हो। पोषक पदार्थों का संग्रहण एवं पुनर्चक्रण, प्रदूषण में कमी, जलवायु स्थिरता एवं पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के रख रखाव में, इन सब में जैव विविधता का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है हमारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हम अपने कल के सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।